मेरे साथ आज कांग्रेस के पूर्व डिप्टी सीएम ताराचंद हैं और आज उनके विधानसभा क्षेत्र में आए हुए हैं। हम अलग अलग विधानसभाओं के बारे में आपको बता रहे हैं कि लोगों का रुझान क्या है। इस विधानसभा में जब हम आए तो आज एक इनकी जनसभा थी, जिस जनसभा में हज़ारों लोग पहुंचे हुए थे और उन लोगों की डिमांड क्या थी वो सुनने के बाद हम लोगों को जो लगा वो आप सबको हम बताने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले जो उम्मीदवार है वो क्या सोच रहे हैं, उनका जनता के प्रति इस वक्त क्या ख्याल है, क्या सोच रहे हैं, जनता को लेकर के कितने गंभीर हैं और क्या काम करने जा रहे हैं, क्योंकि पिछले काफ़ी समय से जनता के बीच में वो उम्मीदवार के तौर पर जीत करके नहीं आए हैं। उसके बीच में आए कि नहीं आए, ये जो जनता ने कहा वो आपको बताएंगे। लेकिन पहला सवाल हम ताराचंद जी से पूछते हैं, फिर आगे आपको बताएंगे कि क्या बात करेंगे, क्या क्या हो रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा है। बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे प्रोग्राम। बहुत बहुत शुक्रिया। जनता का ये प्यार, जनता टूट करके आपकी तरफ आ रही है और जनसभा में लोग ये कह रहे हैं कि हमें कांग्रेस का हाथ भी नहीं, हमें तारा चाहिए। ये आवाज़ क्यों निकल रही है? देखिए, मैं चमखोड़ के बुजुर्गों का, साथियों का, माता बहनों का बहुत ही मशकूर हूँ, शुक्रगुजार हूँ जी कि मुझे एज वर्कर 80 से मैंने पॉलिटिक्स शुरू की। जी मुझे एज वर्कर भी उन्होंने बहुत प्यार दिया। 1996 में ज़िला जम्मू के 13 असेंबली सेगमेंट थे जब मुझे टिकट मिला। जी सब के सब हार गए, सिर्फ मैं ही एक कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में निकल के आया। मैंने एमएलए बनने के बाद मैं सीएलपी लीडर बना, तो मैंने जो मेरी ताकत थी, पावर थी, मैंने जो सोचा कि मैं गरीब परिवार से था, गरीब पसमानदा समाज से था। अगर मेरे बुजुर्गों ने, मेरी माता बहनों ने, सास भाइयों ने मेरे पे भरोसा किया है कि मैं उनकी सेवा कर सकता हूँ, उनकी उम्मीदों के मुताबिक पूरा उतर सकता हूँ, तो मुझे दिन रात करके मेहनत करनी चाहिए कि जो फैसिलिटीज़ लोगों को नहीं है वो प्रोवाइड की जाए। जहाँ उस वक़्त एक ही सड़क थी जो जोड़ियाँ कोट पलांवाला को जोड़ती थी, एक ही पक्की सड़क थी और कंस्टिट्यूंसी में कोई पक्की सड़क नहीं थी। आज 2014 में जब मैंने छोड़ा, जब मैं हारा, कोई ऐसा गांव पूरी कंस्टिट्यूंसी में नहीं था जहाँ दो दो तरफ, तीन तीन तरफ, कई जगह तो चार चार, पाँच पाँच तरफ से भी सड़क जो है, सड़क के साथ हमने हर गांव को जोड़ा। उसके अलावा सैकड़ों की तादाद में हमने ट्यूबवेल, डगवेल पीने के साफ़ पानी के लिए बनाए और उसका फ़ायदा लोगों को पहुंचा। हर जगह हमने जो फैसिलिटी पीने के साफ़ पानी की दी और बिजली हर जगह पहुंचाई। लोगों को खेतों में भी हमने बिजली लगा के दी ताकि जहां नहर का पानी प्रॉपर नहीं पहुंचता है, लोग अपना बोर करें, अपनी मोटर लगाएं और फसल को पानी लगाएं ताकि फसल की पैदावार बढ़े। तो जहाँ मैंने जो फैसिलिटीज़ दी वहाँ हज़ारों लोगों को हमने नीड बेसिस, डेली वेजर लगा के रोज़गार भी दिया। मुख्तलिफ महकमों में और भी लोगों को रोज़गार लेने में हमने मदद की और बहुत सारे नए प्राइमरी स्कूल मैंने खोले। जो प्राइमरी थे उनको मिडिल किया, मिडिल को हाई किया। रहबर तलीम की स्कीम हमारी सरकार ने चलाई, जिससे ये फ़ायदा हुआ कि जिस गांव में स्कूल खुलता था उसी गांव के जो पढ़े लिखे नौजवान थे, लड़कियां थी, लड़के थे, उनको नौकरी मिलती थी। तो ज़्यादा स्कूल खोले, ज़्यादा वैकेंसीज आई, बहुत सारे लोग टीचर भी बने। आंगनबाड़ी सेंटर खोले, उसमें भी लड़कियों को एज वर्कर, एज हेल्पर रोज़गार मिला। दूसरे महकमों में भी मैंने कोशिश की कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोगों को एडजस्ट किया जाए। लेकिन मैं आपको मैंने दर्जन दफ़ा पुलिस की स्पेशल भर्ती करवाई, ऑन स्पॉट भर्ती। मतलब डीजीपी आते थे जहाज़ लेके, हेलीकॉप्टर लेके, वो बैठाते थे, आगे मेला लगा होता था लड़कों का, वहीं पे वो छांट के उनको अलग करते थे और उनको ऑर्डर दिया जाता था कि आपने कल या परसों फलानी जगह रिपोर्ट करना है। तो ऐसे ही बॉर्डर पे जब
करगिल वार के दौरान फायरिंग शेलिंग हुई, हमने एजिटेशन लड़ी। उस वक्त हमारी सरकार नहीं थी, हमने लोगों के कैंप लगवाए, राशन, टेंट, पेट्रोल, सारी चीज़ें उनको दिलवाई। उसके बाद जब हमारी सरकार आई तो हमने एक रिहेबिलिटेशन पैकेज दिल्ली से सेंक्शन करवाया जी। लोगों को, जहाँ के वो रहने वाले थे वहाँ उनको मकान रिपेयर करने के पैसे, बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर जो ख़राब हुआ था उसको नए सिरे से बना के दिया, उनकी ज़मीनें ट्रैक्टराइज करने के लिए भी उनको पैसे दिए। फिर हमने सेफ जगह पे जहाँ आरटी का गोला नहीं पहुँच पाए वहाँ पे हमने 20 किलोमीटर के बाहर उनके लिए एक अल्टरनेटिव कॉलोनी बनाई, ताकि जब भी बॉर्डर पे टेंशन हो उन लोगों को स्कूलों में या दूसरी जगह पनाह नहीं लेनी पड़े, वो अपने घर बनाए और वहाँ रुका करें जी। तो उसके लिए हमने लगभग 1 लाख का उस वक्त रिहेबिलिटेशन भी और प्लाट भी लोगों को दिए। तो यही कारण है क्योंकि हमने लोगों के बीच रह के लोगों के जो दुख तकलीफ थे उसको हल करने की कोशिश की है हर तरीके से। मैंने 8-9 दफ़ा स्पेशल पैकेज दिल्ली से इंदिरा आवास योजना का, जिन लोगों के पास रहने के लिए घर नहीं थे, झोंपड़ी में रहते थे, कच्चे मकान में रहते थे, उनको पक्के मकान बनाने के लिए मेरे वक़्त में 9,500 ओल्ड एज, विडो और हैंडीकैप लोग जो थे उनको हम पेंशन देते थे जी। तो ये सारी चीज़ें, क्योंकि लोगों ने मेरे पे भरोसा किया, बार बार मुझे जितवाया। चौथी दफ़ा मैं हारा, फिर भी मुझे अच्छा वोट मिला था। उस वक्त हालात ही ऐसे बनते, लेकिन फिर भी अच्छा वोट मुझे। मेरा ये सवाल है कि इतना काम आपने किया, फिर मतलब आपका हार जाना, और उसके बाद आज लोगों को उस गलती का एहसास होना, मैं कह सकता हूँ ये, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि वो गलती हुई है, जो सड़कें ताराचंद जी ने बनवाई थी वो सड़कें भाजपा के नेता रिपेयर तक नहीं करवा पाए। सही है ये लोगों ने बिल्कुल ठीक कहा। जब मैं हारा जी। मैंने एक पब्लिक मीटिंग की जी। लोगों का शुक्रिया अदा किया, हौसला दिया। कोई बात नहीं, मैं हार गया, लेकिन मैं यही कहूँगा कि जो एमएलए हमारा जीता है, अगर वो सड़क मेरे किए हुए काम, उसको नए काम करने की ज़रूरत नहीं है, अगर वो मेरे किए हुए कामों की रिपेयर भी करा जाएगा तो मैं मानूंगा। तो वही बात हुई कि आज सारा कुछ तबाह हो गया, पुराना किया हुआ काम भी उसको संभाला नहीं गया, तो वो भी तबाह हो चुका है। बेरोज़गारी बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है, सब्सिडी मिलती थी लोगों को रसोई गैस पे, खाद पे, बीज पे। लोग जो बेचारे गरीब लोग थे, छोटे छोटे यूनिट लगाते थे, उनको कर्जा मिलता था कम सूद पे, उनको उसमें सब्सिडी मिलती थी। आज ये सारी चीज़ें जो गरीबों के उत्थान के लिए, गरीबों की बेहतरी बहबूदी के लिए थी, वो बंद हो चुकी है। लेकिन ये एक चीज़ ये है कि भाजपा ये कहती है कि जम्मू कश्मीर को आतंकवाद में झोंका और आतंकवाद को बढ़ावा मिला है कांग्रेस के राज में, जब कांग्रेस की सरकार थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार थी। यह सवाल इसलिए है क्योंकि आपका अलायंस है। उन्होंने कहा कि उस दौरान में ये सबसे ज़्यादा हुआ है, हमने उस पर रोक लगाई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ भी बीजेपी का अलायंस रहा है। उमर अब्दुल्ला साहब वाजपेयी साहब की सरकार में मंत्री थे जी। पीडीपी के साथ भी बीजेपी का अलायंस रहा है। जब मुफ्ती सैयद चीफ मिनिस्टर थे, महबूबा मुफ्ती चीफ मिनिस्टर थी, तो कहता हूँ कि ये भी एक पॉलिटिकल जुमला है कांग्रेस को बदनाम करने के लिए, ऐसी कोई बात नहीं। एक सवाल ये है कि ओबीसी समाज को ढाल बना कर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो सत्ता में आते हैं और उनसे कई सारे वादे करते हैं। अब ओबीसी समाज का नाम लेने से कतरा रहे हैं वो खुद को भी ओबीसी कहते थे। अब कांग्रेस ओबीसी की बात कर रही है, क्या वाकई में कांग्रेस ओबीसी समाज को उनके लिए उद्धार के लिए कुछ करेगी या ये एक वादा रहेगा? देखिए, जब मैं स्पीकर था जी, तो तब मैंने देखा कि हिंदुस्तान में जो रिजर्वेशन कानून है जी, हमारी असेंबली में वो पास नहीं हुआ था, क्योंकि हमारा था कि जो भी कानून हिंदुस्तान की पार्लियामेंट पास करती है उसको हमारी असेंबली पास करती थी, तो फिर वो इम्प्लीमेंट होता था।
लेकिन वो जहाँ ना पास हुआ था ना इम्प्लीमेंट हुआ। जी। तो मैंने जो पसमानदा तबकों से, पसमानदा इलाका से ताल्लुक़ रखने वाले लोग थे उनको ऑन बोर्ड लिया, मुफ्ती सैयद साहब पे प्रेशर बनाया और हमने कानून पास करवाया जो लागू हुआ। इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट कानून, जिसमें शेड्यूल्ड कास्ट बच्चे कम से कम भी 8-10 हज़ार बच्चे जो जम्मू सूबा के हैं वो कश्मीर में सर्विस कर रहे हैं, वो कानून बनाने के बाद। अब जहाँ तक ओबीसी समाज की बात है, अगर मैं जीता, हमारी सरकार बनी, तो मैं इनकी पूरी लड़ाई जम्मू कश्मीर में लड़ूंगा। जो इनके जायज़ हक हैं, जो इनके जायज़ डिमांड्स हैं, उसको हम पूरा करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। और दिल्ली में भी जब हमारी सरकार आएगी, हम वहाँ भी दिल्ली सरकार पे प्रेशर करेंगे, उनको रिक्वेस्ट करेंगे, प्रेशर करेंगे कि इस समाज के जो मसले हैं उनको हल करना चाहिए। और कांग्रेस का हमेशा यही रहा है कि जिसका जो हक बनता है उसको हक मिलना चाहिए, वो ओबीसी समाज हो या कोई दूसरा समाज हो। एक चीज़ कही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, खासकर ये बात हर जलसे जुलूस में कहते हैं कि देश के खजाने को खोखला कर दिया कांग्रेस ने, वो खाली था, इसलिए तरक्की करने में बाधा आ रही है। देखो, जितने प्रोजेक्ट आज हमारे जम्मू कश्मीर में चल रहे हैं जी, ये लगभग सारे काम कांग्रेस के वक़्त से शुरू हुए। जी, रेल लाइन जम्मू आई तो कांग्रेस ने पहुंचाई, रेल लाइन उधमपुर गई तो कांग्रेस ने पहुंचाई, कटरा में गई तो कांग्रेस ने बनाई। अब उद्घाटन करने से थोड़ी उनको वो श्रेय मिल जाता है, अभी तक वो कश्मीर पहुंच जानी चाहिए थी, लेट हो रही है। हमारा नेशनल हाईवे, श्रीनगर नेशनल हाईवे कितनी देर से काम चल रहा है, अभी तक भी वो पूरा नहीं हुआ है। तो ये कांग्रेस के वक़्त के ही चलाए हुए जो काम हैं वो चल रहे हैं, सारा हो रहा है। आज टैक्स पे टैक्स लगाया जा रहा है, पैसा कहाँ है, प्लानिंग क्या है, इतने टैक्स लगाए हैं। एक गरीब मुलाजिम, सरकारी मुलाजिम तनख्वाह लेता है, बैंक में रखता है, साल के बाद वो अपना टैक्स देता है, टैक्स भर के वो पैसा बैंक में रखता है। बैंक से जब वो निकालता है तो बैंक से भी वहाँ उसको टैक्स देना पड़ता है, जितनी देर बैंक में रहा वहाँ उसका भी टैक्स। वही पैसा लेके वो बाज़ार में कुछ खरीदने जाता है तो 18% उसको जीएसटी देना पड़ता है, उस पैसे पे जो टैक्स दे के उसने कमाया है। तो वो पैसा जा कहाँ रहा है? जी, ये एक सवाल है। और कल बारिश हुई है, बारिश से किसानों की फसल काफ़ी प्रभावित हुई है। मुझे बहुत दुख है, बहुत अफसोस है। तो मैंने आज फसल का हाल देखा, क्योंकि पैडी की जो फसल है इस वक्त उसका दाना बन रहा था। इस वक्त हवा का झूलना और फसल का हिलना, उससे वो दाना जो है वो काला हो जाता है, दाना बनता नहीं। काफ़ी नुकसान गरीब किसानों का हुआ है। मेरी सरकार से अपील है कि इसकी फ़ौरन असेसमेंट करवानी चाहिए जो नुकसान हुआ है, और इनको उसका कोई ना कोई मुआवजा कुछ मिलना चाहिए, मदद किसान को मिलनी चाहिए। ये मेरी अपील है। धारा 370 और 35A पर कांग्रेस के मैनिफेस्टो में जो लिखा गया है, क्या उस पर स्टैंड है? देखिए, धारा 370 में था कि हमारी ज़मीन जायदाद बाहर से कोई आके खरीद नहीं सकता, बाहर से आके कोई हमारी सरकारी नौकरी नहीं ले सकता। कोई इलेक्शन लड़ना हो, कैंडिडेट लोकल होना चाहिए, वोटर लोकल होना चाहिए। प्रोफेशनल कॉलेजेस में हमारे बच्चों को ही एडमिशन मिलनी चाहिए, बाहर से आके कोई, यही चीज़ें बची। जो इन्होंने धारा 370 ख़त्म करने के बहाने से ये सारी चीज़ें ख़त्म कर दी हैं। अब बाहर से लोग आएंगे, नौकरी करेंगे, बाहर से लोग आके गरीब लोगों की ज़मीन जायदाद खरीद लेंगे। महाराजा जी ने जो 1927 में स्टेट सब्जेक्ट लागू किया था, इन चीज़ों को बैन किया था कि बाहर से कोई खरीद नहीं सकता। तो अब 370 नेशनल कॉन्फ्रेंस का अपना मैनिफेस्टो है, लेकिन जो कांग्रेस ने ऑलरेडी एक स्टैंड लिया है, प्रदेश कांग्रेस ने, हमने कई दफ़ा इस पे बयान दिया है कि हमें स्टेटहुड, फुल फ्लैज स्टेटहुड विद कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी,
उसको कोई भी हम नाम दे सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें हमारी ज़मीन जायदाद महफूज रहे, बाहर का कोई खरीद ना पाए, जिसमें हमारे बच्चों का रोज़गार जो है उसमें कोई बाहर का आके सेंध ना लगाए, हमारे जो प्रोफेशनल कॉलेजेस हैं उसमें आके कोई एडमिशन ना लाए, हमारा एमएलए का कैंडिडेट और वोटर जो है, या सरपंच पंच का या कारपोरेटर का लोकल कैंडिडेट हो, लोकल वोटर हो, बाहर के किसी को वोटिंग राइट ना हो। तो इसके लिए हम वचनबद्ध हैं, कांग्रेस वचनबद्ध है, इसके लिए हम लड़ाई लड़ेंगे। आखिरी सवाल है, और रही बात अलायंस की, उन्होंने क्या कहा, हमने क्या कहा, उनकी पार्टी का अपना मैनिफेस्टो है जी, हमारी पार्टी का अपना मैनिफेस्टो है। कल जब हम सरकार बनाएंगे, हमारा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनेगा। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में दोनों पार्टीज के लोग बैठेंगे, उस पर चर्चा करेंगे, जो सहमति बनेगी वो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम हो। जी। ये आखिरी सवाल है कि अब जाति और धर्म पर राजनीति हो रही है, वोट बांटने का प्रयास किया गया है। आप ही के विधानसभा क्षेत्र से एक वीडियो वायरल हुआ है एक औरत का, उसने कहा है कि लोग ये कह रहे हैं कि इस जाति के लोग उस जाति को वोट डालें, उस जाति को वोट डालें, आपके हक में बात कर रही है। मुझे इस चीज़ का मालूम नहीं है कि किसने ये बोला है, किसने ये वीडियो बनाई है, किस नज़रिए से ये वीडियो वायरल की गई है। ताराचंद को पूरा जम्मू कश्मीर जानता है कि ताराचंद कितना सेकुलर है। 2008 में भी मेरे खिलाफ एक बहुत कैंपेन चली थी, मुझे हरवाने की साजिश की गई थी, फुल कांग्रेस के नारे लगे थे, लेकिन मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि मुझे राजपूत और ब्राह्मण ने दबा के वोट दिया। वो राजपूत महिला है, आपके फेवर में बोला है उसने। और ब्राह्मण बेल्ट जो था, 19 बूथ थे उनके, 19 में से 17 पे मुझे लीड मिला। मैंने जो नौकरियां लगाई हैं, मैंने जो फंड्स खर्च किए हैं, लगभग 80% फंड्स जो हैं वो मैंने ब्राह्मण बेल्ट में खर्च किए हैं, क्योंकि हिली एरिया था, वहाँ ज़्यादा खर्चा होता था इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करने के लिए, वहाँ ज़्यादा पोस्टें क्रिएट हुई, वहीं के बच्चे लगाए, वो ब्राह्मण ही लगे हैं। मैंने आरबीए दिया है, उसमें भी उनको फ़ायदा हुआ है, एएलसी कुछ जगह दिया, उसका भी फ़ायदा हुआ है, मैंने रहबरे तलीम लगाए, उसका भी फ़ायदा हुआ है, मैंने पीएचई इसमें आरएनबी में या बिजली में जो लोग लगाए हैं, उसमें भी मेजॉरिटी उनके लोग लगे हैं। तो मैं तो कमनूल नहीं हूँ, मैं उस पार्टी का सिपाही हूँ जिस पार्टी ने आज से 140 साल पहले पार्टी के झंडे के नीचे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध सब लोगों को, सब धर्मों के, सब जातियों के लोगों को एक झंडे के नीचे इकट्ठा किया और अंग्रेज़ों के खिलाफ जंग शुरू की, कुर्बानियाँ दी और उस मुल्क को आज़ाद करवाया। हम गांधीवादी लोग हैं, हम गांधी जी की दिखाए मार्ग पे चलने वाले लोग हैं और हम उसी पे चल रहे हैं। कोई कुछ भी कहे, सियासी फ़ायदा हो या नुकसान हो, लेकिन हम गांधीवाद के नक्शे कदम पे चलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ बात करने के लिए। तो हमने आपको वो चीज़ें दिखाने का प्रयास किया जो इन दिनों में चल रहा है, जो इस विधानसभा में चल रहा था। एक्स डिप्टी सीएम ताराचंद हमारे साथ थे, उन्होंने ये सारी बातों को साफ किया है। उन्होंने कहा कि हम सेकुलर लोग हैं, गांधीवादी लोग हैं, हम गांधीवादी विचारधारा को लेकर के चलेंगे, लोगों की तरक्की के लिए जो कर सकते थे वो किया, अगर फिर एक मौका मिलता है तो उससे कहीं बढ़ कर के करने का प्रयास करेंगे अगर इनकी सरकार बनती है।